Hello everyone. So students की डिमांड पे टुडे आई एम गोइंग टू अपलोड सेकंड पार्ट ऑफ अनाथ लड़की। तो हमें स्टार्ट करना है कि जब रोहिणी सेठ नरोत्तम दास की पार्टी में जब जाती है तो वहाँ पब्लिक की डिमांड पे उसने गाना शुरू किया। तो जैसे ही उसने गाना शुरू किया तो सब लोगों ने तारीफ में बोलना शुरू किया, बहुत अच्छा गा रही है, आ रही है। जैसे ही गाना खत्म हुआ, सब लोग जैसा कि एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नरोत्तम दास उसकी वाहवाही में, मतलब उसकी तारीफ में बहुत कुछ बोलने वाले हैं। वो खड़े भी हुए बोलने के लिए, लेकिन जैसा कभी कभी होता है कि आप काफी एलिजिबल है, काफी वेल एजुकेटेड हैं, लेकिन फिर भी आप कभी ऐसे मोमेंट पे ना, आप सडनली अगर आपको बोला जाए कि आप बोलो, तो इंसान स्पीचलेस हो जाता है थोड़ी देर के लिए। सेठ नरोत्तम दास के साथ भी वही हुआ। वो काफी कुछ बोलना चाहते थे लेकिन बोल नहीं पाए। तो उन्हें खुद लगा कि मुझे जितना बोलना चाहिए था मैं बोला नहीं, और शायद वो कहीं ना कहीं थोड़े से शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे। वो आकर अपनी जगह पर बैठ गए। और कितने ही लोग ऐसे भी थे, तो जैसा होता है ना कि लोग शो ऑफ के लिए दिखाते हैं कि नहीं नहीं, आपने इतना भी बोला तो हम आपकी भावनाओं को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। लोग सिर हिलाने लगे, क्योंकि बड़े लोगों की पार्टी थी। तो जैसा होता है कि हम अगर काफी बड़े लोगों की पार्टी में गए हैं, हमें कुछ समझ में आ रहा हो या ना आ रहा हो, फिर भी हम उसके साथ हाँ में हाँ, जिस काइंड ऑफ शो लोग दिखा रहे थे। अब जलसा खत्म होने का वक्त आया था, मतलब पार्टी अपने एंड पर थी। वह रेशमी हार जो सरस्वती पाठशाला की ओर से भेजा गया था, मतलब आप लोगों को याद होगा कि फर्स्ट पार्ट में मैंने ये बताया था कि जब नरोत्तम दास के लिए, मतलब पार्टी का इनविटेशन जब सरस्वती पाठशाला को भेजा गया था, तो वहां पर सब लोगों ने मिलकर एक बड़ा सा हार तैयार किया था, जो एज अ पार्टी में रोहिणी लेकर जाने वाली थी। रोहिणी लेकर आई भी थी, बट अभी भी वो हार उसी टेबल पर रखा हुआ था। अब सोचा जा रहा था कि सेठ नरोत्तम दास एज अ हीरो के रूप में है, तो उनके गले में वो हार कौन डाले। प्रेसिडेंट ने महिलाओं की तरफ एक नजर दौड़ाई, और प्रेसिडेंट की, मतलब जो आंख थी, वो जाकर के सीधे रोहिणी पर रुक गई, और उसका दिल धड़कने लगा। लेकिन उत्सव के सभापति के आदेश का पालन आवश्यक था। मतलब जहां से ऑर्डर आने वाले थे, वो उठते हुए मेज के पास आई और कांपते हाथों से हार को उठा लिया। और एक क्षण के लिए दोनों की आंखें मिली। रोहिणी ने नरोत्तम दास के गले में हार डाल दिया। अब हार तो डाल दिया, रोहिणी खुद, मतलब थोड़ा सा हेसिटेट भी हो रही थी, थोड़ा सा शर्मा भी रही थी कि कैसे किसी के गले में हार डाले। दूसरे दिन सरस्वती पाठशाला के मेहमान विदा हो गए, लेकिन कौशल्या देवी ने, मतलब कि सरस्वती पाठशाला से रोहिणी के साथ और भी लोग आए थे, वो लोग सब चले गए। और कौशल्या देवी, मतलब कि पुरुषोत्तम दास की पत्नी और नरोत्तम दास की माँ, ने रोहिणी को जाने से रोक दिया। बोली कि अभी मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी, तुम्हें यहाँ एक हफ्ता रहना होगा। आखिर मैं भी तो तुम्हारी माँ हूँ। एक माँ से इतना प्यार और दूसरी माँ से इतना अलगाव, मतलब तुम अपनी माँ से इतना प्यार करती हो तो हमेशा उसके साथ रहती हो, तो कम से कम मैं तुम्हारी जैसी, तुम्हारी माँ जैसी हूँ, तो एटलीस्ट 1 वीक यहाँ रुको। रोहिणी कुछ बोल नहीं पाई। यह सारा हफ्ता कौशल्या देवी ने उसकी विदाई की तैयारियों में खर्च किया। मतलब उसे उसकी माँ के पास जाते वक्त, मतलब एज अ विदाई, उसकी प्रिपरेशन में वो पूरी बिजी रही 1 वीक। 7वें दिन उसे विदा करने के लिए वो खुद स्टेशन तक आई। चलते वक्त उसके गले लगी, हक की, और बहुत कोशिश करने पर भी आंसुओं को न रोक सकी, मतलब बहुत इमोशनल हो गई, रोने लगी। नरोत्तम दास भी आए थे, उनका चेहरा उदास था। कौशल्या ने उनकी तरफ सहानुभूतिपूर्ण आंखों से देखकर कहा, मुझे यह तो ख्याल ही न रहा। रोहिणी, रोहिणी क्या यहाँ से पुणे तक अकेली जाएगी? क्या हर्ज है, तुम ही चले जाओ, शाम की गाड़ी से लौट आना। मतलब नरोत्तम दास का चेहरा भी काफी सैड था। और जब कौशल्या देवी ने उनके चेहरे की तरफ देखा, वो सडनली बोलती है, कह रहे मुझे तो ध्यान ही नहीं रहा कि रोहिणी अकेली जाएगी क्या। एक काम करो, तुम इसी गाड़ी से चले जाओ, शाम की गाड़ी से वापस आ जाना। ये सुनकर नरोत्तम दास थोड़े से खुश हो गए और बोले, ठीक है, अच्छा, मैं ही चला जाऊंगा। वो इस फिक्र में थे कि देखिए विदाई की बातचीत का मौका भी मिलता है या नहीं। अब वो खूब जी भरकर अपना दर्द दिल सुनाएंगे, और मुमकिन हुआ तो उस लाज संकोच को जो उदासीनता के पर्दे में छिपी हुई है मिटा देंगे। मतलब नरोत्तम दास के मन में भी कहीं ना कहीं कोई
इमोशन थी, और वो बहुत कुछ ऐसी बातें थी जो रोहिणी से करना चाहते थे। तो अभी उन्हें अच्छा टाइम मिला कि ताकि वो गाड़ी में जाएंगे अकेले रोहिणी के साथ, तो जो भी कहना है उससे बातचीत कर लेंगे। अब नेक्स्ट है कि रुक्मिणी को, इधर रोहिणी की माँ को रोहिणी की शादी की फिक्र हो रही थी। पड़ोस में, एज अ नेबर में भी इसकी बात होने लगी थी कि लड़की इतनी बड़ी हो गई है और ये लोग क्या बुढ़ापे में शादी करेंगे। कई जगह से बात आई, उनमें कुछ बड़े प्रतिष्ठित घराने थे, काफी अच्छे घरानों से भी रिश्ते आए थे। लेकिन जब रुक्मिणी उन रिश्तों को सेठ जी के पास भेजती, मतलब पुरुषोत्तम दास जी के पास, तो वो रिप्लाई में यही बोलते कि मैं खुद उसकी चिंता में हूँ। रुक्मिणी को ये सब कुछ ऐसा लगता था कि पुरुषोत्तम दास जी इग्नोर करते हैं। रोहिणी को बम्बई से लौटे महीना भर हो चुका था। एक दिन रोहिणी जब स्कूल से वापस आई तो उसे अम्मा की चारपाई पर एक लेटर पड़ा हुआ मिला। रोहिणी पढ़ने लगी। लिखा था, बहन, जब से मैंने तुम्हारी लड़की को बम्बई में देखा है, मैं उस पर रीझ गई हूँ, मतलब अट्रैक्ट हो गई। अब उसके बगैर मुझे चैन नहीं। क्या मेरा ऐसा भाग्य नहीं हो सकता कि मैं उसे अपनी बहू बना सकूं? मैं गरीब हूँ, लेकिन मैंने सेठ जी को राजी कर लिया है। तुम भी मेरी यह विनती, मतलब मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करो। मैं तुम्हारी लड़की को चाहे फूलों की सेज पर ना सुला सकूं, लेकिन इस घर का एक एक आदमी उसे आंखों की पुतली बनाकर रखेगा। मतलब हर कोई उसे आंखों पलकों पर ही रखेगा मेरे इस घर में। अब रहा लड़का, तो माँ के मुंह से लड़के का बखान कुछ अच्छा नहीं मालूम होता। मतलब कि एज अ माँ मैं अपने लड़की की तारीफ कैसे करूं, लेकिन यह कह सकती हूँ कि परमात्मा ने यह जोड़ी अपने हाथों से बनाई है। सूरत में, मतलब शक्ल सूरत में भी अच्छे हैं, स्वभाव में भी दोनों का अच्छा है, पढ़ाई में भी दोनों एक दूसरे के लेवल के हैं। हर दृष्टि से वह रोहिणी के योग है। तुम जैसे चाहे अपना इत्मीनान कर सकती हो। जवाब जल्द देना, और ज्यादा क्या लिखूं। नीचे थोड़े से शब्दों में सेठ जी ने उस पैगाम की सिफारिश की थी, मतलब एज अ रिकमेंडेशन। मतलब कौशल्या देवी रोहिणी का हाथ अपने बेटे नरोत्तम दास जी के लिए मांग रही थी रुक्मिणी से, और उसने यही लेटर रुक्मिणी को लिखा था, जिसे रोहिणी ने भी पढ़ लिया। सरस्वती पाठशाला में एक बार फिर सजावट और सफाई के दृश्य दिखाई दे रहे हैं। आज रोहिणी की शादी का शुभ दिन है। शाम का वक्त, बसंत का सुहाना मौसम। पाठशाला के पाठशाला के चारों तरफ काफी सजावट और सफाई की गई है। उसकी दीवार भी मुस्कुरा रही है। मतलब लग रहा है जैसा कि वहां के दीवार, दरवाजे, खिड़कियां सब स्माइल कर रहे हैं। हरा भरा बगीचा फूला नहीं समाता, मतलब वो बगीचा भी काफी खिला हुआ दिख रहा है। चंद्रमा अपनी बारात लेकर पूरब की तरफ से निकला है। मतलब उस साजो सजावट के बारे में ना यहाँ पे एक आपको बताया जा रहा है, इट्स लाइक कंपेयर किया जा रहा है कि चंद्रमा, लग रहा था कि चंद्रमा खुद बारात लेकर के निकला है। उसी वक्त मंगलाचरण का सुहाना राग उस रुपहली चांदनी हल्के हल्के हवा के झोंकों में लहरें मारने लगा। और जैसा होता है कि मंगल गीत गाए जाने लगते हैं शादी के वक्त, दूल्हा आया, उसे देखते ही लोग हैरान हो गए। यह तो नरोत्तम दास थे। दूल्हा मंडप के नीचे गया। रोहिणी की माँ अपने को रोक न सकी। उसी वक्त जाकर उसी वक्त जाकर सेठ जी के पैर पर गिर पड़ी। रोहिणी की आंखों से प्रेम आनंद के आंसू बहने लगे। मतलब रोहिणी कहीं ना कहीं अपने आप को सेठ जी के एहसान के नीचे दबा महसूस कर रही थी। मंडप के नीचे हवन कुंड बना था। हवन शुरू हुआ। खुशबू की लपेटे हवा में उठी और सारा मैदान महक गया। लोगों के दिलो दिमाग में बस वही शादी और शादी की चीजें, रस्में रिवाज दिख रही थी। फिर संस्कार की बारी। दूल्हा दुल्हन ने आपस में हमदर्दी, जिम्मेदारी, वफादारी के पवित्र शब्द अपनी जबानों से कहे, मतलब शादी के साथ वचन। विवाह की वो मुबारक जंजीर गले में पड़ी जिसमें वजन है शक्ति है, मतलब मंगलसूत्र। लेकिन वजन के साथ सुख और पाबंदियों के साथ विश्वास है। दोनों दिलों में उस वक्त एक नई बलवान आत्मिक शक्ति की अनुभूति हो रही थी, क्योंकि दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे को पसंद करते थे और दोनों एक दूसरे को समझते भी थे। जब शादी की रस्में खत्म हो गई तो नाच गाने के मजलिस का दौर आया।
मोहक गीत गूंजने लगे। सेठ जी थक कर चूर हो गए थे। जरा दम देने के लिए बगीचे में जाकर एक पेंच पर बैठ गए। ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। एक नशा सा पैदा करने वाला शांति चारों तरफ छाया हुआ था। उसी वक्त रोहिणी उनके पास आती है, उनके पैरों से लिपट जाती। सेठ जी ने उसे उठाया और गले से लगाया और हंसकर बोले, क्यों, अब आज तो तुम मेरी अपनी बेटी हो ही गई। याद है ना, क्योंकि स्टार्टिंग में किस तरह इसी रोहिणी ने पुरुषोत्तम दास को रोका था कि आप मेरे पापा हो ना, और मैं आपकी बेटी हूँ। तो आज वही बात पुरुषोत्तम दास ने सच कर दिखाई। तो अनाथ लड़की नाम तो था, लेकिन आज रोहिणी अनाथ नहीं गई। तो ये था आपका फर्स्ट चैप्टर, अनाथ लड़की, जिसे लिखा है प्रेमचंद ने, आपका सेकेंड सेमेस्टर।